नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साथी हमारे और बहुत प्यारे प्यारे जूनियर्स ये चाह रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं इंटरव्यू के बाद, जैसे कि मैंने पिछली बार भी केवीएस के इंटरव्यू के बाद में शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस और बहुत लोगों ने प्यार भी दिया। तो एचपीएससी का ही मेरा इंटरव्यू था और एचपीएससी ने यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट निकाली थी आपकी पीजीटी की। 600 प्लस पोस्ट है। तो इनमें से क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपको फ्यूचर में मदद मिल सकती है, क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए, किन सवालों के जवाब मैं देने में सक्षम रहा और कौन कौन से सवाल मैं जवाब जिनके नहीं दे पाया, बताऊंगा। सारी चीजें वीडियो तक एंड तक देखते रहें सभी। और सबसे पहली चीज है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। फिजिकल एजुकेशन की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी यहाँ मिलती है आपको। ऊपर से अगर गाइडेंस लेनी आपको फ्यूचर में तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आप लेते रहते हैं गाइडेंस। और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, एक बार प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ देना वीडियो में। तो उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ, और वीडियोस बनानी चाहिए और क्या क्या टॉपिक ऐसे फिजिकल एजुकेशन में है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम लेके आएंगे। तो ये पीछे फोटोज देख रहे हैं, ये आपके एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने की फोटो है। तो बहुत सारे साथी भी हमारे मिले, बहुत हमारे सीनियर्स भी मिले और सभी को भैया मेरा प्यार और सभी को रिस्पेक्टफुली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार है यार आप लोगों का, बहुत ज़्यादा, जो इसी तरीके से बनाए रखो। सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। पहले तो एचटेट होता है जो कि आपकी दिसंबर में है, तो एचटेट आपको देना होता है यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें दो लेवल होते हैं, एक होता है आपका टीजीटी, एक होता है पीजीटी। तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो पीजीटी क्वालिफाई करने के बाद में एक रिटन एग्जाम और होता है आपका, जो कि हमारा भी हुआ था रिटन। और वो रिटन एग्जाम पूरा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू यूं कह लीजिए कि तीसरा चरण था। एचटेट क्लियर, उसके बाद में आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो क्लियर, उसके बाद में आपका ये तीसरा चरण जो कि आपका किसका रहता है, इंटरव्यू का रहता है। जनरली आपके जितनी भी पोस्ट रहती हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी पोस्ट होती है उसमें दो चरण रहते हैं, एक आपका रिटन का और दूसरा इंटरव्यू का। लेकिन आपके एचपीएससी 3 चरणों से गुजारता है, जैसे कि आपके यूपीएससी में होता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। तो बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही प्यारा यूं कह लीजिए एग्जाम इन्होंने लिया। और इंटरव्यू भी क्या क्या एंट्री रही वो भी बता देता हूं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। जैसे ही आप, सबसे पहली चीज तो आपकी एंट्री होगी, ठीक है। यहां पर मान लो आपकी एंट्री हुई, पूरा का पूरा शेयर करूंगा आपके साथ में। एंट्री के बाद में आपके पास में आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो ओरिजिनल भी चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल भी चेक किए जाते हैं और उसके बाद में आपको बिठा दिया जाता है एक, कहां पर भैया, जब यहां पर सारे के सारे आपके चेयर्स में बैठे रहते हैं, यहां पर आपके नाम अनाउंस होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी बायोमेट्रिक होती है, ठीक है, बायोमेट्रिक। इस बायोमेट्रिक के बाद में आपको तीसरे चरण में डायरेक्टली आपको कहां पहुंचा दिया, अभी मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक और उसके बाद में आपको अंदर भेज दिया जाता है जहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो अब अंदर भेजने से पहले एक चीज और बता देता हूं। अंदर भेजने के बाद में आपको मान लो वहां के चेयरमैन, एचपीएससी के चेयरमैन मान लो, वो आपके सामने यहां पर बैठे होंगे। यहां पर 1 2 3 4 और 5 लोगों की चेयर लगी होगी। यहां पर आपके चेयरमैन साहब बैठे रहते हैं और मान लो यहां पर एक टेबल रखी है। इस टेबल के ऊपर 5 बॉक्सेस रहते हैं, इस तरीके से 5 बॉक्सेस। बहुत ही प्यारा और निष्पक्ष तरीका है ये। और आपको 5 ही आई कार्ड लिए जाते हैं। आपके जो नॉर्मल जितने भी आपके रोल नंबर थे, जैसे कि किसी का कोई रोल नंबर 21-25 है या फिर किसी का मान लो कि 22-25 है, किसी का 23-24 है, तो वो रोल नंबर नहीं,
नए रोल नंबर दिए जाते हैं और वो गले में आईडी, आपको एक आईडी दे दी जाती है जिसपे 136 मान लो, 126 मान लो, सभी के पे अलग अलग आईडी दे दी जाती है। और ये 5 बॉक्सेस आपसे बोले जाते हैं, रैंडमली इनको पहले मिक्स कर दो। सभी को मिक्स करने के बाद में मान लो एक में 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था, 5 लिखा था, सभी को अलग एक मिक्स करने के बाद में ये सभी मान लो बॉक्सेस आपके मिक्स कर दिए इधर 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 से, फिर आपसे बोला जाएगा एक बॉक्स कोई भी चुन लो। तो सभी ने एक एक बॉक्स चुन लिया। अब सभी के पास में एक एक पर्ची है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी पर्ची है, तो एक एक पर्ची आपको एक पर्ची निकालनी है कोई से में भी। तो मैंने क्या करा, मेरा जनरली गया, जैसे ही बैठे तो हम 5 लोग बैठे हुए थे तो सबने उठा लिया। मैंने कहा मैं लास्ट में उठा लूंगा, क्या ही बात है, वो तो जो भी है ओरिजिनल है, हम तो ओरिजिनल ही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो सब लोगों ने उठा लिया, फिर मैंने लास्ट में बॉक्स उठा लिया, तो मेरा पैनल पड़ा था 5, ठीक है, 5वां पैनल मेरा मिला मुझे। उसके बाद में आपकी एंट्री होती है, फिर आपकी एंट्री होती है अंदर। अब वहां पर, अब अंदर रूम में इंटरव्यू चल रहा है, रूम के जस्ट बाहर आपको पीएन मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ बैठ जाओ आराम से। अब आपका नंबर जैसे ही आएगा आप अंदर, अब इंटरव्यू अंदर चालू होगा। अब ध्यान रखना, अब इंटरव्यू का प्रोसेस चालू होता है। यहां से मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे गए, एक एक सवाल के जवाब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या मैंने दिए और कौन कौन से सवालों के जवाब नहीं दे पाया। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लिख लिया था, क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी मिस हो जाता है। तो ये रहता है कि पूरा कंप्लीट मैं बताऊं, ये मेरी तरफ से रहता है कि एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ू ना कि क्या मुझसे पूछा गया, सब बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने जाते ही इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन में एक और खास बात थी यहाँ पर, नाम नहीं बताना था आपको, इंस्टीट्यूशन नहीं बताना था आपको, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना था आपको, स्टेट नहीं बताना था, यानी कि टोटल सेक्रेटरी आपकी सिक्रेसी मेंटेन करी जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कि इंटरव्यू निष्पक्ष तरीके से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने कहा डायरेक्टली जाके गुड आफ्टरनून सर। पहले तो जाके सभी को विश किया गुड आफ्टरनून। 4 लोग मेरे पैनल में बैठे हुए थे, 4, और चारों के चारों ही बहुत ही सभ्य भी लग रहे थे क्या थे ही, और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट थे सभी के सभी। जाहिर सी बात है बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं सभी, तो इंटेलिजेंट रहते ही हैं, उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है। जाते ही मैंने सबसे पहले विश किया, उसके बाद में मैंने बोले बैठो, तो फिर मैं बैठा, उसके बाद में बोला ओके इंट्रोडक्शन दो अपना। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। गुड आफ्टरनून सर, आई डन माई bachelor's that is BPEd in 2019. I done my master's that is MPEd in 2021, and I also participated in nationals in judo, and I done my black belt second done in 2019 and black belt first done in 2015. I also cleared NDIO that is National Diploma in Officiating, and I am national level referee now. That's all about me. Thank you sir. तो मैंने मतलब और भी जो भी इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ें इंक्लूड करके इस तरीके से इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत ही अच्छा और शानदार इंटरव्यू था, लगा लीजिए इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया। उसके बाद में पहला ही सवाल, जो सबसे लास्ट में कॉर्नर में बैठे हुए थे हमारे एक सर थे, तो उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कि जनरल पॉपुलेशन को, जनरल पब्लिक को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है जूडो और कराटे के बीच में तो क्या क्या कैसे बताएंगे। मैंने कहा सर जनरली जो जूडो और कराटे में डिफरेंस है ये है कि पहली चीज तो जूडो और कराटे में सबसे बेसिक डिफरेंस है कि जूडो में आपकी किकिंग पंचिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो ये एक आक्रामक शैली का गेम नहीं है, ये थोड़ा सा एक डिफेंसिव पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि कराटे एक अटैकिंग और जूडो एक डिफेंसिव गेम, और कराटे में किकिंग और पंचिंग अलाउड है, जबकि जूडो में ऐसा नहीं है। जूडो को हम कह सकते हैं कि रेसलिंग है, जैपनीज रेसलिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि ड्रेस पहन के खेलते हैं, और इवन दो हम बिलो द बेल्ट टच भी नहीं कर सकते हैं जूडो में, और टच भी कर दिया तो फाउल है। तो ये बात उन्होंने बोली अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप लोड देंगे तो फिर आप मेजर करेंगे कैसे। मैंने कहा सर सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि कैसे आप लोड को मेजर करेंगे अगर आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैंने कहा सर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सबसे पहली चीज तो मेजर चीज हम यूज कर सकते हैं दैट इज हार्ट रेट, हम हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर कर सकते हैं, उससे मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा तो फिर उन्होंने बोला ये बताओ कि हार्ट रेट से कैसे मेजर करोगे। मैंने कहा सर जनरली देखो हार्ट रेट से हम मेजर कर सकते हैं कि हार्ट रेट जनरली हमारा रहता है दैट इज 72 समथिंग, 72 के पास ही रहता है हमारा नॉर्मल हार्ट रेट, और अगर ये बढ़ता है 140 तक पहुंचता है तो हम यूं कह सकते हैं कि
हाँ वर्कआउट हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो क्या 140 में आपका हाई इंटेंसिटी है? मैंने कहा नहीं सर, 140 में हाई इंटेंसिटी नहीं हम काउंट करते हैं, लगभग हम जाएंगे 160 से लेके 180 तक हम कह सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वहां पर हो रहा है। अच्छा, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना तक जा सकता है? 220 तक जा सकता है क्या? मैंने कहा नहीं सर, 220 तक नहीं जा सकता। मैक्सिमम अगर हमें नापना है किसी का कितना जा सकता है, तो उसके लिए सर एक जनरली हमारे पास में फॉर्मूला है, दैट इज 220 माइनस एज। अच्छा 220 माइनस एज, अच्छा 220 तक जा सकता है मतलब? नहीं सर, 220 माइनस एज, एज को माइनस कर देंगे फिर उतना जा सकता है। तो अच्छा, तो फिर बोले, उसके बाद में उन्होंने बोला कि और भी तो कुछ होता है ना, ये इंटेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम, लोड, ये सब चीजें। अच्छा ये बताओ कि डेंसिटी क्या होती है? तो मैंने कहा सर डेंसिटी होती है कि रेस्ट बिटवीन टू फेजेस, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। कह रहे कैसे, समझाओ कैसे, क्या है? मैंने कहा सर जैसे कोई एक पर्सन है 100 मीटर की स्प्रिंट लगा रहा है, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने के बाद में वो दोबारा जब 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने जाता है, उसके बीच में वो कितना रेस्ट लेता है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। कह रहे अच्छा हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में डिफरेंस करो, क्या क्या होगा? मैंने कहा सर हाई डेंसिटी रहेगा कि हाई डेंसिटी में आपका जैसे कि 2 पर्सन है, दोनों 100 मीटर दौड़ रहे हैं, दोनों को दौड़ाया और उसके बाद में एक को हमने 1 मिनट का रेस्ट दिया, एक को हमने 2 मिनट का रेस्ट दिया, तो हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। अच्छा ऐसे होगा ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है। फिर मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था, मूवमेंट इकोनॉमी को समझाओ, मूवमेंट इकोनॉमी क्या होती है? मैंने कहा सर मूवमेंट इकोनॉमी होती है सर शार्पनेस की, कितनी ज़्यादा आप मूवमेंट जो है आपकी, जैसे कि कोई प्लेयर है वो पुराना होता जाता है, जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसकी मूवमेंट इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है और उतना ज़्यादा वो लाइट एफर्ट लगा के और एक्सरसाइज इजीली कर सकता है। जैसे वेट लिफ्टिंग में है जो स्नैच और क्लीन एंड जर्क है, उसकी स्मूथनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। कह रहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे से पूछा गया कि कौन सा गेम खिला दोगे? मैंने कहा सर सारे गेम खिला देंगे। अच्छा सारे गेम खिला दोगे? हाँ सर सारे गेम खिला दोगे। अच्छा बोलो, जूडो को सिखाने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करोगे बेस्ट, कौन सा मेथड है? मैंने कहा सर जूडो के लिए सर सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रहेगा सर। अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो कौन कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल करोगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में? मैंने कहा सर बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बोले अच्छा बोर्ड का इस्तेमाल करोगे? मैंने कहा सर टीचिंग अगर कर रहे हैं तो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वीडियो गेम और ये वीडियोग्राफी और ये चार्ट पेपर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? सर डेफिनेटली कर सकते हैं सर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। बोले अच्छा ठीक है। तो मतलब यही पूछना चाह रहे थे। उसके बाद में पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ? मैंने कहा सर सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूँगा, मैं जनरली यही बोला। फिर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे बैठे हुए थे तो सर ने बोला कि ऐसे नहीं बोलते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर बोले कि अच्छा तो स्ट्रेंथ पढ़ा लोगे? कह रहे हाँ सर पढ़ा लेंगे। ये बोर्ड है आपके सामने, पढ़ाओ स्ट्रेंथ। मैं गया, मैंने सबसे पहले जाते ही बोर्ड पे, तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डेट डाली, ठीक है। तो मैंने 18 नवंबर लिखा, ऐसे ऐसे लिखा था मैंने, ठीक है, क्योंकि 18 तारीख को मेरा ये लिखा और डायरेक्टली पर इस डेट लिख के फिर मैं डायरेक्टली बताने लग गया। मैंने कहा सबसे पहले सर कैन आई एज्यूम यू एज ए स्टूडेंट? हाँ हाँ ऑफ कोर्स हम स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने बोला। फिर उसके बाद मैंने कहा गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी? सभी ठीक होंगे उम्मीद है। चलो बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है उसको समझेंगे। तो जैसे मैंने ये मार्कर उठा रखा है, मेरे को मार्कर उठाने के लिए उतनी ही ताकत की जरूरत पड़ रही है। तो फिर उन्होंने बीच में ही टोक दिया, बोला कि टॉपिक तो लिखो पीछे, स्ट्रेंथ। मैंने कहा ओके सर। फिर मैंने स्ट्रेंथ लिखा, मैंने ठीक है, फिर मैंने स्ट्रेंथ लिख दिया। उसके बाद में बोलते हैं अच्छा फिर बोले उसके बाद उनका क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, अच्छा बताओ स्ट्रेंथ इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? मैंने कहा सर हाँ स्ट्रेंथ के 2 टाइप होते हैं। डायरेक्टली मैंने स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया। जितना स्मूथ ये चल रहा है उतना स्मूथ आपको पता है वो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं चलता है मार्कर। तो ये
डायनामिक। मैंने कहा सर ये 2 टाइप होते हैं। अच्छा 2 टाइप होते हैं। अच्छा ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये भी तो कुछ होता हुआ है, कुछ है, ये भी कुछ है। मैंने कहा हाँ सर ये डायनामिक के पार्ट है। तो हम यूँ कह सकते हैं सर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये डायनामिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, वहाँ अटका नहीं था यहाँ अटक रहा हूँ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और ये आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, मैंने ऐसे करके डायरेक्टली लिख दिया 3। अच्छा तो एक अभी मैंने इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि ये मार्कर है, रेसिस्ट करने के लिए जो हमारी क्षमता है उसी को शक्ति कहते हैं, चेयर को उठाने के लिए मुझे ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। तो ये सब मैं बता ही रहा था, इतने में ही फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा ये 1 RM क्या होता है, ये 1 RM भी तो कुछ होता है। मैंने कहा सर हाँ सर 1 RM होता है सर एक्चुअली में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक मेथड है 1 RM, जिसे हम बोलते हैं 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछने के बाद में फिर एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे सर पूछते हैं, अच्छा ये बताओ बायकार्बोनिक मेथड भी तो होता है एक मेजर करने के लिए, आपका बायकार्बोनिक मेथड भी तो होता है मैक्सिमम हार्ट रेट मेजर करने के लिए, वो क्या होता है बताओ। सॉरी सर मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में बोले अच्छा अच्छा चलो ठीक है जाओ थैंक यू। फिर मैंने पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो पूरा अच्छे से रफ करके, क्योंकि केवीएस में ये चीज़ें सारी थोड़ी सी मतलब सीखी थी, तो उसका एक्सपीरियंस भी कह लो और ये भी कह लो। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्टली अपना हाँ थैंक यू बोल के और एकदम गेट को रिस्पेक्ट दे के पूरा एकदम बाहर आ गया। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा, मतलब मुझे जहाँ तक लगता पूरी संतुष्टि थी। उसके बाद में मतलब बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा, फील हुआ अंदर से कि हाँ भाई कुछ इंटरव्यू अच्छा गया। तो ये इंटरव्यू था मेरा यार दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता आप लोगों के साथ में, तो शेयर मैंने कर दिया। अब बाकी लोग आप शेयर करेंगे इस वीडियो को और लाइक करेंगे यार। और क्या, ये फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद है, था और रहेगा। जय हिंद जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कमेंट बता देना क्या सही था मेरा इंटरव्यू या बेकार था, ये आपका ओपिनियन है। सब्सक्राइब जरूर कर देना।